नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और पूरा आप जी जान लगा करके इस तैयारी को कर रहे होंगे। ये हम पढ़ रहे थे राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2001 और अब तक हमने इसकी जो है 6 चैप्टर्स जो हैं उनको कंप्लीट कर दिया है। और देखिए ये पूरा का पूरा जो रूल है वो 8 से 10 घंटे की क्लास के अंदर पूरा कवर हो जाएगा। 8 घंटे भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लगभग इससे कम में ही हो जाएगा और इतना ही आपको जो है रूल्स में लगेगा। तो टोटल ये जो आपका सिलेबस है वो 20 से 22 घंटे की क्लास में, कितने में, 20 से 22 घंटे की क्लास के अंदर जो है पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 20 से 22 घंटे की क्लास में, ठीक है। और ये सबसे कम टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, तो आप इसको ज़रूर देखें। और जितना आप इसको डेप्थ में देखेंगे, आगे जाकर के जब हम इंडेक्सिंग करेंगे, इसको याद करना शुरू करेंगे, तो आपके लिए आसानी रहेगी, आप एग्ज़ाम में उसको रिकॉल कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने यहाँ पे क्लर्क लेवल का फॉर्म भरा है उनके लिए 10 मार्क्स का है, और जो मैनेजर का भर रहे हैं उनके लिए ये 40 मार्क्स का है। तो ये अगर आप 20 से 22 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं और आपको इस तरह से याद हो जाता है कि आपको दोबारा रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े, तो मेरे हिसाब से ये वर्थ इट है। ये जो 10 मार्क्स हैं उसमें आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं और 40 में से 40 कर सकते हैं। आप मैथ्स या रीजनिंग में हो सकता है आप किसी सवाल पे अटक जाएं, ज़्यादा समय लग रहा हो, लेकिन ये वाला जो सिलेबस है, ये जो टॉपिक है, उसमें आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको आप प्रायोरिटी दें। जो मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये मस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप इसमें जितना अभी अच्छे से पढ़ लेंगे उतना ही आपको स्कोर ज़्यादा करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ज़्यादातर लोग ये क्या करते हैं कि इस सिलेबस को, क्योंकि ये अलग है, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इतना मतलब भाव नहीं देते हैं, इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। और इसी की वजह से, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिन लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जो लोग इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे, उनके पास में ये एक प्लस पॉइंट होगा कि वो सिलेक्शन की रेस में अपनी सीट जो है वो पक्की करने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा इन डेप्थ में है। इन डेप्थ में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसके बाद में जब हम इंडेक्सिंग करेंगे तो मैं आपको इस चीज़ का पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो है एक स्टोरी की फॉर्म में इसे पढ़ेंगे। और जब भी कोई चीज़ स्टोरी की फॉर्म में पढ़ी जाती है तो उसको याद करना आसान हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी इस सब्जेक्ट को लाइटली मत लीजिए, पूरी क्लास लीजिए। ज़्यादा नहीं होगा, 20 से 22 घंटे अगर आप डेली क्लास में आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्लास के बाद में कोई रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो ज़्यादा इस पर हम टाइम नहीं लेते हैं, हम सीधा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमने अब तक कितनी सेक्शन पढ़ चुके हैं, हम 6 सेक्शन पढ़ चुके हैं। इसको स्टोरी की फॉर्म में कैसा याद करेंगे, देखिए सबसे पहले आती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो सहकारी आंदोलन को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। तो बढ़ावा देने के लिए उसे क्या लेकर के आना पड़ेगा, रूल लेकर के आना पड़ेगा, एक्ट लेके आना पड़ेगा। तो सेक्शन फर्स्ट के अंदर वो जो है वो रूल्स लेकर के आती है कि ये जो हमारा रूल है उसको सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। डिफाइन करने के बाद में ये लागू कब होता है, उसके बाद ये सेक्शन नहीं है, चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट क्या है, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट के अंदर कितनी धाराएं हैं, 2 धाराएं हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो है ये एक्ट कैसे लागू होगा, कहाँ पर लागू होगा, और सेक्शन 2 जो है इसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है। अब चैप्टर फर्स्ट में जब हमारे पास में एक्ट आ गया तो उसके बाद में क्या आता है, सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, कानून आ गया तो अब हम क्या करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कैसे बनाया जाए, जो सहकारी आंदोलन के अंदर सरकार कैसे अभिवृद्धि करेगी, उसके लिए जो है ऑफिसर बिठाया गया है, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कैसे लगेगी, बाई लॉज क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट कैसे बनाया जाता है इसको, और उसके बाद में बाई लॉज में चेंजेस कैसे होंगे, रजिस्ट्रार चेंजेस के लिए कैसे प्रपोजल करेगा, और इनका जो ट्रांसफर, डिवीजन और अमालगमेशन कैसे होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो चैप्टर सेकंड के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्ट जो है वो बनाया, बनाने के बाद में सहकारी सोसाइटीज़ जो हैं वो बन गई। सहकारी सोसाइटी बन गई तो उसके बाद में क्या आएगा, नेचुरल सी बात है, कुछ लोग मिल करके जाकर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अब क्या करें, अब सोसाइटी को काम करना है तो उसे क्या चाहिए, मेंबर्स चाहिए। मेंबर्स चाहिए तो हमारे पास में जो
चैप्टर थर्ड है उसके अंदर इसके मेंबर्स के राइट और उनके दायित्व क्या होंगे, ये चैप्टर थर्ड में आ जाएगा। सिंपल एक स्टोरी फॉर्म में चल रहे हैं। चैप्टर थर्ड के अंदर मेंबर्स आ गए। अब मेंबर्स आने के बाद में नेक्स्ट चीज, जब सोसाइटी में काम करने के लिए गए तो वहां पर पता चला कि कौन किसका कहना मानेगा। अब 300 मेंबर है, सब बोल रहे हैं कि मैं जो है सबको चेयरपर्सन बनना है, चेयरमैन बनना है, सबको अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। तो ये तो बड़ी दुविधा हो गई। अब दुविधा हो गई, चैप्टर थर्ड में मेंबर्स आ गए, अब कुछ है नहीं, तो सीधी सी बात है अब क्या आएगा, चैप्टर 4 आएगा। चैप्टर 4 के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर चैप्टर 4 के अंदर आएगा मैनेजमेंट। क्या आएगा, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। और यहाँ पर क्या आ रखी थी, यहाँ पर हमने दी है मेंबरशिप। ठीक है, अब ये चैप्टर 4 आ गया। मैनेजमेंट को भी हमने डिसाइड कर लिया, मैनेजमेंट ये काम करेगा, सीईओ को कैसे नियुक्त किया जाएगा, कमेटी कैसे बनाई जाएगी, ये सारी चीजें चैप्टर 4 में आ गई। अब ये जो मेंबर्स हैं उनको चुनना है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मैं चेयरपर्सन बनूं, सब कोषाध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो इसके लिए एक प्रोविजन किया गया चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में अब क्या हो जाएगा, चैप्टर 5 के अंदर ये होगा इलेक्शन। क्या आ जाएगा चैप्टर 5 में, इलेक्शन। तो ये देखिए किस तरह से अगर हम स्टोरी की फॉर्म में अगर इसको पढ़ेंगे तो स्टोरी की फॉर्म के अंदर इलेक्शन तक आ गए हम, इलेक्शन हो गया, कमेटी बन गई। इलेक्शन के बाद में क्या आएगा, इलेक्शन के अंदर हमारे पास में मोटा मोटी ये है कि कौन इसका खर्चा वहन करेगा, इसके लिए जो है कौन फेयर एंड इम्पार्शियल चुनाव के लिए जो है जिम्मेदार होगा, ये सब चीज़ें चैप्टर 5 में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास में आता है चैप्टर 6। अब यहाँ पे इलेक्शन हो गया, मैनेजमेंट भी बन गया, अब क्या करेंगे, लोगों को सोसाइटी जो है क्योंकि आर्थिक उत्थान के लिए बनी है तो ये लोन बांटेंगे। लोन बांटने के बाद में पता चला कि लोन तो बहुत सारे लोग लेकर के गए हैं लेकिन रिकवरी नहीं हो पा रही है, नहीं दिया जा रहा है, पैसा वापस सोसाइटी के पास नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो है चैप्टर 6 लाया गया। चैप्टर 6 के अंदर क्या होता है कि सोसाइटीज जो हैं उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, स्पेशल राइट्स, स्पेशल राइट्स। तो स्टोरी फॉर्म में इसको पढ़ते हैं तो कितना आसान हो गया ये चैप्टर। अब आप इसको भूलेंगे नहीं कि चैप्टर 6 तक की हमारी जर्नी कैसे रही। इसके बाद में नेक्स्ट आता है चैप्टर 7 जो हम आज शुरू करने वाले हैं। और आप इस क्लास को प्लीज़ पूरा देखिए, जितना आप इसको एक बार आराम से देख लेंगे, जितना आप अभी टाइम देंगे, आपको आगे जाके रिवीजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये तो मैंने एक मोटा मोटी आइडिया बताया, लेकिन इसको पूरा हम स्टोरी फॉर्म में देखेंगे। जब हमने इन डेप्थ कोई चीज़ पढ़ रखी होती है तो स्टोरी से उसको रिकॉल करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 7 है स्टेट एड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब हमने उनको स्पेशल प्रिविलेजेस भी दे दिए। उसके बाद में सरकार को याद आता है कि जो हमारा काम है सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना, अब बढ़ावा तो हम कैसे दें, हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अभी तक तो सरकार ने इसके अंदर कोई भी बढ़ावा देने वाली या प्रोत्साहन देने वाला कोई काम नहीं किया। तो चैप्टर 7 के अंदर इन्होंने किया है स्टेट एड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी सहकारी समितियों को राज्य की सहायता। राज्य की सहायता कैसे मिल सकती है, क्या उसके अंदर सरकार की साझेदारी रहेगी, किस तरीके से होगा, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारे पास में सेक्शन 44 धारा 44 फाइनेंशियल पार्टनरशिप और एड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार की वित्तीय साझेदारी या सहायता। साझेदारी मतलब किसी भी सोसाइटी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, और एड मतलब यानी जो अनुदान मिलता है वो होता है। तो किसी भी मौजूदा कानून के बावजूद सरकार को निम्नलिखित अधिकार होंगे। अब ये सेक्शन 44 में लिखा हुआ है कि अगर पहले कोई लॉ है, पहले कोई कानून आया है इस एक्ट के आने से पहले, उसके बावजूद ये उसको क्या करता है, ओवरराइट करता है। क्या करता है, ओवरराइट, ओवरराइट करता है कि किसी भी मौजूदा कानून के बावजूद भी ये राइट होंगे कि सहकारी समिति की शेयर पूंजी में सीधे योगदान करना। किसी भी सहकारी समिति की जो शेयर पूंजी है, शेयर्स हैं, वो डायरेक्टली सरकार खरीद सकती है। ठीक है, किसी भी सोसाइटी के शेयर में उचित बायलॉज के तहत एक अपेक्स सोसाइटी को अन्य सहकारी समितियों में शेयर खरीदने के लिए धन उपलब्ध करवाना। सरकार क्या करेगी, हमारी जो अपेक्स सोसाइटी है उसको जो है कैपिटल या फिर उसको धन प्रोवाइड करवाएगी कि बाकी सारी जो सोसाइटीज हैं उसके अंडर आने वाली, उनके अंदर ये अपने शेयर्स खरीद सकें। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रहेगी कि बिना सरकार की अनुमति के शेयर नहीं खरीदा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपेक्स सोसाइटी में जो
मैनेजमेंट कमेटी है, सीईओ है, उनको लगा कि चलो हम ये हमारे जान पहचान वाले ने, किसी ने सोसाइटी रजिस्टर करवाई है तो सरकार की पूंजी से इसके अंदर शेयर खरीद लें, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। इसको रोकने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी कि ये सोसाइटी है और इसके अंदर हम इतना शेयर खरीदने जा रहे हैं। सहकारी समितियों को ऋण या अग्रिम यानी एडवांस देना, ये सहकारी सोसाइटियों को क्या दे सकते हैं? ऋण दे सकते हैं, यानी लोन दे सकते हैं या फिर एडवांस दे सकते हैं। सहकारी समिति द्वारा जारी डिबेंचर के मूलधन और ब्याज की चुकौती की गारंटी देना। कई बार क्या होता है, सहकारी सोसाइटीज जो है वो डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर क्या होता है? अब मान लीजिए आपने जो है एक सहकारी सोसाइटी बनाई, ये आपने एक सहकारी सोसाइटी बनाई, अब आपको इसके अंदर धन की जरूरत है। किसकी? पैसों की जरूरत है। तो पैसों की जरूरत होती है तो हम क्या चीज कर सकते हैं? पहली बात तो हम उधार ले सकते हैं, ठीक है, उधार ले सकते हैं या मेंबर से ले सकते हैं शेयर बेच करके। शेयर के द्वारा किसी को अगर हम शेयर देते हैं तो शेयर के बदले में वो क्या देगा? हमें पैसे देगा और उसके शेयर के द्वारा भी पैसे लिए जा सकते हैं। अब इन दोनों में क्या है, अगर आप उधार देते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? वापिस उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। किसी बैंक से ले सकते हो, कुछ चीज गिरवी रखी जाती है। शेयर देते हो तो आप अपनी सोसाइटी का एक हिस्सा देता हो। उधार का ही एक फॉर्म है डिबेंचर। अब डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर के अंदर कोई आम आदमी है, आम आदमी को एक बॉन्ड जारी किया जाता है। आम आदमी को सोसाइटी एक बॉन्ड जारी करती है एक निश्चित अवधि के लिए। कब तक करती है? एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि के लिए। इसकी जो मैक्सिमम टाइम है वो 30 ईयर्स हो सकते हैं। कितने? 30 ईयर्स, यानी 30 साल से ज्यादा का डिबेंचर जो है जारी नहीं कर सकती। अब इस बॉन्ड में ये होता है कि मान लीजिए 10,000 रुपए का एक बॉन्ड है। कितने का है? 10,000 रुपए का एक बॉन्ड है। ये सोसाइटी जो है वो अनाउंस करती है कि हम 10,000 रुपए के बॉन्ड्स दे रहे हैं। अब जो भी व्यक्ति इसको खरीदेगा, मान लीजिए इसकी कुछ समय सीमा निर्धारित होती है कि 5 साल का दे रहे हैं, 10 साल का दे रहे हैं, या फिर मैक्सिमम कितना दे सकते हैं अपन? 30 साल का दे सकते हैं। तो इस अवधि के लिए कोई भी आम आदमी जाकर के वहां पर एक डिबेंचर खरीदता है और ये जब अवधि समाप्त हो जाती है उसके बाद में वो जो अपना पत्र लेकर के जाता है, जो उसके पास में बॉन्ड होता है कि मैंने यहाँ पर ये डिबेंचर खरीदा था, तो इस डिबेंचर के ऊपर जो है सोसाइटी क्या देती है? ब्याज देती है। क्या देती है? ब्याज। तो 10 साल बाद में एक निश्चित अमाउंट जो है उसको लौटा दिया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी ने 10,000 रुपया देकर के बॉन्ड खरीदा है तो 10 साल बाद में इस 10,000 रुपये का सोसाइटी कितना लौटा रही है? 50,000 रुपया लौटा रही है। तो इस प्रोसेस को, ये जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर बोलते हैं। अब डिबेंचर अगर कोई भी आम इंसान खरीदने जा रहा है किसी सोसाइटी को, तो उसे ये विश्वास होना जरूरी है कि मैं ये जो पैसा लगा रहा हूँ, जो मैं डिबेंचर खरीद रहा हूँ, वो मुझे 10 साल बाद में इसका इतना पैसा मिल जाएगा। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कहीं भाग गई या फिर कोई घपला हो गया तो ऐसे केस में क्या होगा? तो सरकार से ये जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो डिबेंचर है और जो मूलधन है और उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है उसकी आप गारंटी दो। तो सरकार यहाँ पर गारंटी देती है कि हाँ, ये मेरी गारंटी है कि इतने साल बाद में इसको इतना पैसा मिल जाएगा। और जो गारंटी देता है उसे इसका चुकान भी करना पड़ता है, चुकाना भी पड़ता है। सहकारी समिति की शेयर पूंजी और लाभांश की चुकौती की गारंटी देना। अगर आप सोसाइटी से शेयर खरीद रहे हैं तो किसी भी सरकारी सहकारी सोसाइटी है उसमें ये गारंटी दे सकती है कि आपकी शेयर पूंजी है वो डूबेगी नहीं, इसका चुकान हो जाएगा। सरकार निर्धारित करती है। ये जो सारी प्रोसेस है वो एक लॉज के थ्रू होती है। सोसाइटी के बाई लॉज होते हैं, गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, उनके थ्रू होती है। हर किसी सोसाइटी को नहीं मिलते हैं, कुछ मानक, कुछ मापदंड है, उनको पूरा करना पड़ता है। सहकारी समिति को दिए गए ऋण और अग्रिम के मूलधन और ब्याज की चुकौती की गारंटी करना। अगर किसी सहकारी सोसाइटी ने दूसरी सहकारी सोसाइटी या बैंक से कोई लोन उठाया है और सरकार को लगता है कि वो सही काम कर रही है, सही निर्देशन में जा रही है, तो वो उसके मूलधन और ब्याज की गारंटी भी दे सकते हैं। और किसी भी अन्य सहकारी समिति को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल एड या सब्सिडी जो है वो सरकार अपने पैसों से दे सकती है। तो ये जो चीजें हैं वो सेक्शन 44 के तहत आती है। इसमें कुछ शर्तें हैं
कि यदि सरकारी धन से खरीदे गए शेयर वाली समिति का परिसमापन यानी लिक्विडेशन होता है, अगर उसको समाप्त कर दिया जाता है तो सरकार की देनदारी केवल उस राशि तक सीमित होगी जो ऐसे शेयरों के लिए भुगतान की गई थी। मान लीजिए सरकार ने जो है वो आपकी सोसाइटी के अंदर 30,000 रुपए के शेयर खरीदे थे। कितने रुपए के शेयर खरीदे थे? 30,000 रुपए के शेयर खरीदे थे। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो सोसाइटी पे ऋण है, जो सोसाइटी पे लोन है, या फिर सोसाइटी में जो मांगने वाले हैं, मांग तोड़े जितने भी हैं, वो आकर के बोलें कि आपके शेयर में सरकार ने 30,000 के शेयर खरीदे और इसके एवज में जो अब है 1 लाख रुपए सरकार को चुकाने पड़ेंगे। हमने देखा था कि लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज वाली जो सोसाइटी होती है उसमें शेयर पूंजी से 5 गुना ज़्यादा, और अनलिमिटेड के अंदर जो है अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक रिकवरी नहीं हो जाए तब तक उससे पैसा वसूली की जा सकती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये जो है बिल्कुल गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि अगर मैंने 30,000 रुपए के शेयर खरीदे हैं तो मैं सिर्फ 30,000 रुपए तक का ही लॉस बर्दाश्त कर सकती हूँ। ये चीज़ें सरकार द्वारा खरीदे गए शेयर्स पे बिल्कुल लागू नहीं होगी। 30,000 रुपए के शेयर खरीदे हैं, जितनी राशि के शेयर खरीदे हैं वहीं तक जो है परिसमापन में सरकार की देनदारी होगी। इसके अलावा है कि अल्पकालीन सहकारी ऋण संरचना समिति यानी जो शॉर्ट टर्म लोन कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसमें कुल पूंजी का 25% से अधिक नहीं रखेगी। 25% तो हमारे पास में कितना हो गया? 1/4। अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म लोन देने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी है और सरकार उसके शेयर खरीदना चाहती है तो 25% से ज़्यादा शेयर नहीं खरीदे जा सकते। सरकार जो धन देती है, कई बार रजिस्ट्रार को, अपेक्स बैंक को लगता है कि ये सोसाइटी तो अच्छा काम कर रही है, पैसे ही पैसे छाप रही है, तो हम इसके बहुत सारे खूब सारे शेयर खरीद लेते हैं जिसके बाद में सरकार को काफ़ी मोटा तगड़ा मुनाफा होगा। तो वो नहीं हो सकता। यहाँ पर 25% जो है वो क्या है? अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। किसी भी समझौते के बावजूद सरकार को किसी सहकारी समिति के शेयरों पर लाभांश या ब्याज दर उस दर से अधिक नहीं दी जा सकेगी जो अन्य शेयरधारकों को दी जाती है। अब कोई बाकी शेयर होल्डर्स हैं, उनको मान लीजिए पर शेयर यहाँ पे डिविडेंड 100 रुपया मिला है, या फिर उनको जो उनके जो डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर ब्याज मिला है 7% की दर से। तो सरकार अगर किसी समझौता करें, अपेक्स बैंक अगर समझौता करें कि हम जो है यहाँ पर लाभांश पर शेयर 100 की जगह हम कितना लेंगे? 125 रुपये लेंगे, और ब्याज जो है वो हम 10% लगाएंगे, तो ये संभव नहीं है। इसको इस लॉ में क्लियरली मना किया गया है कि बाकी जो मेंबर्स को जितना इंटरेस्ट मिलता है और जितना डिविडेंड मिलता है उतना ही सरकार को मिल सकता है। कोई दूसरा समझौता करके सरकार इससे ज़्यादा वसूल नहीं कर सकती। ये हमारे है सेक्शन 44। नेक्स्ट है सेक्शन 45। सेक्शन 45 के अंदर क्या है? प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड। तो प्रिंसिपल और सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड क्या होता है? देखिए मैं इसको हम थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है त्रिस्तरीय संरचना है सहकारी सोसाइटी में। ये हमने पहले भी पढ़ी थी। स्टेट लेवल पे क्या होती है? अपेक्स सोसाइटी होती है, अपेक्स। और उसके बाद में क्या होती है? सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होती है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। यहाँ पर अपेक्स बैंक हो सकती है या फिर अपेक्स सोसाइटी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ पर होती है? स्टेट लेवल पे। ये स्टेट लेवल पे होती है। और इसके नीचे दूसरा जो होता है वो होती है सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और ये किस लेवल पे होती है? ये डिस्ट्रिक्ट पे होती है। और नेक्स्ट इससे नीचे आती है हमारी जो विलेज सोसाइटी होती है, जो हम जिनको पेक्स बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर किसानों के लिए जो भी सोसाइटीज बनाई जाए जिनको हम प्राइमरी सोसाइटीज बोल सकते हैं। ये कहाँ पे होती है? ये डिवीजन लेवल पे होती है। कहाँ पर होती है? डिवीजन। आपके तहसील में हो सकती है या फिर आपके विलेज में हो सकती है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये 3 तरह का हमारे पास में स्ट्रक्चर है। तो अब राज्य सरकार जो है वो धन देती है। राज्य सरकार क्या बोलती है कि ये हमारे पास में इतनी पूंजी है,
हमने बजट के अंदर इतना धन दिया है और आप दूसरी कोऑपरेटिव जो भी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर हमें जो है शेयर खरीदने हैं या पूंजी का अभिदाय करना है। तो इसके लिए राजस्थान सरकार जो है वो अपेक्स बैंक को बोलती है। किसे बोलती है? अपेक्स बैंक को। और अपेक्स बैंक यहाँ पे क्या बनाता है? प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड क्या बनाएगा? प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड बनाएगा। कौन बनाएगा? अपेक्स बैंक बनाएगा। और प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड है वो किसको लोन देगा? वो सीसीबीज को या सीसीएस को, यानी जो स्टेट लेवल पे प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड बनाया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी सीसीबीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको फंड दिया जाएगा उसके थ्रू। और ये लोग क्या बनाएंगे? सीसीबीज क्या बनाएंगे? सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड। अब आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि स्टेट जो है वो पैसा देती है वो कहाँ जाता है? प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड के पास में जाता है। और इसको हम ऐसे डायरेक्ट ही हटा देते हैं यहां से। ये किसके पास में जाता है? अपेक्स बैंक के पास में। और अपेक्स बैंक प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड बनाती है। ये प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड है वो सीसीबीज के पास आता है जो सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड बनाती है। और ये जो है वो किसके अंदर इन्वेस्ट करती है? ये फिर प्राइमरी सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्ट करती है। प्राइमरी सोसाइटीज में इन्वेस्ट करती है। ये प्राइमरी सोसाइटीज जो पेक्स वगैरह हैं उनके अंदर ये क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। क्लियर है आपको? राज्य सरकार किसको धन देगी? अपेक्स को देगी। अपेक्स जाकर के प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड बनाएगी। फिर अपेक्स प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड से किसको पैसा दे देगी? सीसीबीज को या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। ये सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड बनाएगी। और ये जो है फिर पेक्स के अंदर उनके जो भी शेयर्स खरीदने हो या फिर उनको लोन देना हो या फिर किसी डिबेंचर और की गारंटी देना हो, ये सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड के थ्रू किया जाएगा। अब ये जो प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड है ये सीसीबीज के अंदर भी लगाया जा सकता है या फिर इसके अंदर जो फंड आता है उससे पेक्स को भी दिया जा सकता है। इसके दो काम होते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा केस आता है, ऐसा कोई केस आता है जिसके अंदर हमने प्राइमरी सोसाइटीज के अंदर कुछ जो है धन इन्वेस्ट किया था और उसका लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो ऐसे केस के अंदर सीसीबी जाकर के किसी भी प्राइमरी सोसाइटी को ये नहीं बोल सकती कि मैंने जो फंड में पैसे लगाए थे वो वापस चुकाओ, मुझे नहीं पता लॉस हो गया, तो बाध्यकारी नहीं कर सकती। और इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई जो है दबाव नहीं डाला जा सकता, इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा नहीं है कि अपेक्स सोसाइटी सीसीबी को आकर के बोले कि आपने ये पैसे लगाए थे इस वजह से डूब गए, तो इसके ऊपर सीसीबी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये गुड फेथ के आधार पर जो है इन्वेस्ट करती है, ये सोच करके कि इससे जो है प्राइमरी सोसाइटीज का कल्याण होगा। ये सेम चीज जो है वो अपेक्स बैंक पे लागू होती है। अपेक्स बैंक जो है प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड से किसी सीसीबी को पैसा देती है और अगर वो डूब जाता है तो इसके लिए अपेक्स बैंक जो है वो जिम्मेदार नहीं होगी, वो इसे गुड फेथ में माना जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई सोसाइटी है, प्राइमरी सोसाइटी है, वो क्या करती है, उसका परिसमापन हो जाता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है, तो ऐसे के अंदर जो पैसा आएगा, क्या आएगा? जो पैसा आएगा वो पैसा वापस कहाँ चला जाएगा? वो सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड के अंदर जमा हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी सीसीबी का परिसमापन हो जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है, तो वो पैसा वापस कहाँ चला जाएगा? प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड के अंदर जमा हो जाएगा। ऐसा नहीं है यहाँ से पैसा आया तो अपेक्स बैंक ने खुद रख लिया, बिल्कुल नहीं। ये जो सारा पैसा है इस फंड में जमा होगा, यहाँ से जो पैसा मिलेगा वो इस फंड में जमा होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी। अब ये प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप जो है ये कहाँ पर है? 44(1)(b) में जो धन मिलता है, हमने पिछले वाले सेक्शन में बात करी थी, उससे क्या बनाया जाएगा? प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड। इस फंड के अंदर क्या होगा? अन्य सहकारी समितियों में शेयर खरीदा जा सकता है, केंद्रीय सहकारी समिति को जो है पैसा दिया जा सकता है ताकि वो प्राइमरी सोसाइटीज में शेयर खरीद लें। और इस फंड का
उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। इसका एक ही मकसद है कि दूसरी सोसाइटियों को फंड देना, उससे जो है शेयर्स खरीदना। अब प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड से जो पैसा मिला है वो सीसीबी के पास आता है, और सीसीबी जो है वो क्या करती है, उसके अंदर सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड जो है वो स्थापित करती है, जिससे पेक्स वगैरह के अंदर जो है शेयर खरीदे जाते हैं। अब प्रिंसिपल या स्टेट पार्टनरशिप फंड की कोई भी राशि अपेक्स या केंद्रीय समिति की संपत्ति का हिस्सा नहीं होगी। कैसे? ये जो फंड है उसके ऊपर अपेक्स बैंक जो है वो दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा पैसा है, ना ही सीसीबी जो है सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड जो है उसके ऊपर दावा कर सकती है कि ये मेरा पैसा है। ये एक अलग से फंड है जो इनको मैनेज करने के लिए दिया गया है, ताकि दूसरी सोसाइटीज को जो है वित्तीय सहायता की जा सके। परिसमापन होता है तो अभी हमने बात की थी कि प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड की सभी राशि सरकार को जाएगी, यानी यहां से परिसमापन होता है तो कहां जाएगी? सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड के पास में। और यहां से अपेक्स बैंक का अगर परिसमापन हो गया या इस फंड का परिसमापन हो गया तो ये पैसा कौन ले लेगा? राज्य सरकार ले लेगा, क्योंकि इसका असली मालिक वही है, उन्होंने ही इसे पहले दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास में सेक्शन 46 क्या है? अपेक्स और केंद्रीय समितियों की क्षतिपूर्ति। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था, वो क्षतिपूर्ति जो है 46 सेक्शन में आती है। यदि प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड शेयर से खरीदी गई किसी सहकारी समिति का परिसमापन या विघटन होता है, तो सरकार ने पैसा दिया है प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड में, लेकिन वो अपेक्स सोसाइटी के खिलाफ नुकसान के लिए दावा नहीं कर सकती। लेकिन अगर सरकार को परिसमापन या विघटन के प्रक्रिया में पैसा मिलता है तो वो जो पैसा है वो सरकार के पास में जाएगा, उसके ऊपर सरकार का हक होगा। किसका होगा? सरकार का हक होगा। वैसे ही सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड है, ना तो इसके अंदर सरकार ना अपेक्स सोसाइटी लॉस के लिए जो है इनके ऊपर दावा कर सकती है। लेकिन अगर कोई पैसा मिलता है, अगर परिसमापन में कोई पैसा निकल करके आता है, तो वो कहाँ पर जाएगा? वो प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड में चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में चैप्टर 8। अब ये हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो स्टेट जो है सहायता देती हैं उसके ऊपर हमने बात कर ली है। नेक्स्ट क्या हो गया? सहायता भी दे दी इनको। सहायता देने के बाद में सहकारी समितियों की धन संपत्ति और निधियां, यानी अब हमने सहायता भी दे दी, सहकारी सोसाइटी बन भी गई, वो अच्छे से काम भी कर रही है। काम करने के बाद में उनके पास में जो है खूब मोटा धन आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, नोटों की बारिश हो रही है। तो सदस्यों ने मिलकर के सोचा कि हम इस धन को जो है अपने काम में इस्तेमाल कर लेते हैं। एक साल खत्म हो गया, खूब मुनाफा हुआ, इस मुनाफे को आपस में बांट लेते हैं। तो सरकार बोलती है कि आप इसे सीधा इस तरीके से नहीं बांट सकते, क्योंकि आपको एक साल के बाद में भी सोसाइटी चलानी है। तो इसके लिए कुछ नॉर्म्स है कि जो सहकारी सोसाइटी के फंड्स और प्रॉपर्टीज हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सके, ताकि आगे भी जो है सहकारी सोसाइटी अच्छे से काम कर सके। सेक्शन 47 धारा 47 इसके बारे में बात कर रही है कि फंड्स नॉट टू बी डिवाइडेड, यानी धन को विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी सहकारी समिति के शुद्ध लाभ के अलावा किसी भी धन को बोनस, लाभांश या अन्य रूप में सदस्यों के बीच में वितरित नहीं किया जा सकता। अब जो सहकारी सोसाइटी है उसके पास में खूब धन इकट्ठा हो गया, खूब उनके पास में धन इकट्ठा हो गया। यहाँ पर उनके पास में जमीन आ गई, जमीन आने के बाद में उपकरण आ गए, ठीक है। उपकरण आने के बाद में और क्या आ गया? और क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस के अंदर जितनी भी चेयर हैं, टेबल्स हैं, अन्य सामान आ गया, जेसीबी आ गई, ट्रैक्टर आ गया, बहुत सारा सामान है जो सोसाइटी ने धीरे धीरे खरीदा अपने काम को सुगम बनाने के लिए। तो अब साल के लास्ट में सहकारी समिति ये डिसाइड करती है कि ट्रैक्टर जो हैं वो इनको दे देंगे, जेसीबी आप ले जाओ, इस जमीन में से इतना प्लॉट काट करके आपको दे देंगे। तो सरकार बोलती है नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो आपको लाभ मिला है, जो इससे आपने प्रॉफिट कमाया है, क्या कमाया है? प्रॉफिट। उस प्रॉफिट का ही आप मेंबर्स के बीच में बंटवारा कर सकते हो। प्रॉफिट का क्या कर सकते हो? बंटवारा कर सकते हो। इन सब का बंटवारा जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा सकता, इन सब का बंटवारा नहीं किया जा सकता।
सदस्य को समिति की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक भत्ते या मानदेय दिया जा सकता है जो बाई लॉज में निर्धारित हो। अब बाकी जो मेंबर्स हैं जो यहाँ पर वोट करने के लिए आते हैं या इसकी सिर्फ सेवाओं का लाभ लेते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन इसके अलावा जो कमेटी के मेंबर्स हैं, कल हमने बात की थी, एक कमेटी में अधिकतम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 16 हो सकते हैं। उनमें से भी आरक्षण कितने को होगा? 4 को होगा। और 2 यहाँ पर विशेषज्ञ भी आ सकते हैं, विशेषज्ञ, ठीक है। तो अब ये जो लोग काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, जो सीईओ बना हुआ है, हालांकि सीईओ जो है वो यहाँ पर एक कर्मचारी होता है, मेंबर नहीं होता, लेकिन जो चेयरपर्सन बना हुआ है, जो कोषाध्यक्ष बना हुआ है, जो विशेषज्ञ यहाँ पर आए हैं, वो पूरे टाइम क्योंकि सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो बाकी मेंबर्स की तरह उनको ट्रीट नहीं किया जाएगा। उनको जो है भत्ता दिया जाएगा, पारिश्रमिक यानी उनको तनख्वाह दी जाएगी, भत्ते भी दिए जाएंगे, और जो काम कर रहे हैं उनमें मानदेय भी दिया जा सकता है कि इस बार आपने सोसाइटी में बहुत अच्छा काम किया है इस साल, तो ये इतना आपको बोनस हम दे रहे हैं, आपको दिवाली पे जो है हम 50,000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं। लेकिन ये कहाँ पर डिसाइड होगा? ये बाई लॉज में लिखा होगा कि हम इस पोस्ट पे जो आदमी काम करेगा, जो सोसाइटी का सदस्य जो चुन करके आया है, उसको इतना पैसा देंगे। जनरली जैसे हमारे एमएलए होते हैं, सरपंच होते हैं, उनका काम क्या होता है? वो जनता के बीच में से ही आते हैं, मेंबर्स होते हैं पब्लिक के बीच में से, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, उनको पैसा दिया जाता है। वैसे ही इसमें 47A क्या बोलता है? प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या है? कि जो प्राइमरी कृषि ऋण समिति पेक्स जो होती है, उनको प्रूडेंशियल नॉर्म्स का पालन करना होगा, CRAR। यानी क्योंकि ये बैंक है तो इनको CRAR, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये CRAR क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो जो है, इसका पालन करना होगा। जो कौन करेगा? ये जो नियम है वो कौन बनाएगी? राष्ट्रीय बैंक बनाएगी। राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से यहाँ पे निर्धारित किए जाएंगे। इसमें RBI की भी कुछ गाइडलाइंस का यूज किया जाता है, लेकिन जो फाइनली जो नियम बनेंगे वो नेशनल बैंक बनाएगी। और यहाँ पर नेशनल बैंक किसको माना गया है वो आपको पता ही होगा। नेशनल बैंक जो है किसको मानते हैं? यहाँ पर नाबार्ड को मानते हैं, ठीक है। जो नाबार्ड जो यहाँ पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है मानक डिसाइड करेगी, उनका इन सारी बैंक्स को, भले ही वो पेक्स हो, CCB हो या फिर अपेक्स हो, उनको पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास में 47 और 47A हो गया। नेक्स्ट हमारे बाद में है कि अब हमने, सरकार ने बोल दिया कि अब जो है आपको जो लाभ होगा, जो आपको शुद्ध लाभ होगा, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? शुद्ध लाभों का निपटान 47, डिस्पोजल ऑफ नेट प्रॉफिट्स। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में सोसाइटी में इस बार हमने अच्छा काम किया, 1 करोड़ रुपए आ गया तो वो सारा का सारा मेंबर्स के बीच में बांट लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, आप सारा का सारा धन जो है वो घर लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि सोसाइटी को आगे भी फ्यूचर में काम करना है। फ्यूचर में काम करना है तो उसके पास में कुछ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स में से 25% जो है वो रिजर्व फंड में जाएगा। ये जो है एक रिजर्व फंड बनाया जाएगा। रिजर्व फंड किस लिए होता है? मान लीजिए आपको इस बार आपने अच्छा काम किया है, लेकिन आगे फ्यूचर में कभी आपको नुकसान हो जाता है, तो ऐसे केस में सोसाइटी का कामकाज ठप ना हो जाए, इसके लिए रिजर्व फंड बनाया जाता है। हर साल जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 25% कहाँ जाता है? रिजर्व फंड में जाता है। लाभ का एक हिस्सा सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि यानी कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड जो है, उसके अंदर एक निर्धारित बाईलॉज के अंदर जो हिस्सा होगा वो इनको देना पड़ेगा। उसके बाद में बाईलॉज में निर्दिष्ट हिस्सा हानि को पूरा करने के लिए एक हमारे पास में क्या होता है? लॉस फंड होता है, ठीक है। अगर सोसाइटी को कोई लॉस हो गया है या इन फ्यूचर कभी हो सकता है, तो रिजर्व जो है वो इसके डेली कामकाज को सूचित रखने के लिए, मान लीजिए कभी किसी साल में लॉस हो गया, तो वहां पर हमारी जो डेली गतिविधियां हैं वो किससे चलाई जाएगी? रिजर्व फंड से चलाई जाएगी। लेकिन जो लॉस हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए सोसाइटी एक लॉस फंड भी बनाती है। उसके अंदर भी कुछ पैसा इनको जमा करके रखना होता है कि इन फ्यूचर हमारे लॉस हो जाता है तो लॉस फंड से उस लॉस को कवर करेंगे, और रोजाना की गतिविधियां हैं वो रिजर्व फंड से चलाई जाएगी। सदस्यों को उनकी चुकता शेयर पूंजी पर लाभांश यानी डिविडेंड देना होता है। ये सब चीजें हो गई, रिजर्व फंड में भी डाल दिया।
कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, ट्रेनिंग फंड जो है, उसमें भी आपने पैसा दे दिया, इसके बाद में लॉस फंड में भी जमा हो गया। फिर जो पीछे पैसा बचता है, फिर जो आपका लाभांश बचता है, वो सभी सदस्यों को इक्वली उनके शेयर के आधार पर डिविडेंड दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि पर शेयर जो है वो 100 रुपया मिल रहा है, अगर आपने 1000 शेयर खरीद रखे हैं तो आपको कितना रुपया मिल जाएगा बताइए, 10,000 रुपया आपको एज ए डिविडेंड चुकता कर दिया जाएगा। शुद्ध लाभ का शेष भाग निम्नलिखित उद्देश्यों के उपयोग किया जा सकता है। अब डिविडेंड दे दिया, उसके बाद में क्या है, यहां तक तो आ गया सदस्यों को उनके द्वारा किए गए बिजनेस के आधार पर प्रोत्साहन देना। अब कोई सोसाइटी है, उनको बिजनेस के आधार पर प्रोत्साहन दे सकती है। जैसे अगर कोई मिल्क से रिलेटेड आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कोई ऐसा किसान है जो आपका सदस्य है और उसने ज़्यादा दूध जमा करवाया है, उसके दूध की क्वांटिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो उसको आप जो है इंसेंटिव भी दे सकते हैं कि आपने ये अच्छा काम किया है और इससे आपके सदस्यों को और ज़्यादा काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा, इसके लिए इंसेंटिव दे सकती है। यहाँ पर किसी स्पेशल फंड जो आपने बाईलॉज में लिखे हैं उनका गठन कर सकती है, उनके अंदर जो है इस लाभ का कुछ हिस्सा दे सकती हैं। 10% जो है वो आपको दान देना पड़ेगा। अगर आपकी सोसाइटी ने 1 करोड़ रुपया अगर किसी साल में लाभ कमाया है तो आपको 10 लाख रुपए चैरिटी करनी पड़ेगी, जो चैरिटेबल एक्ट 1890 के तहत परिभाषित हो या सहकारी आंदोलन के लिए हो। कहाँ पर आपको जाना चाहिए, या तो चैरिटेबल एक्ट 1890 के अंदर जो है उसकी परिभाषा हो, या फिर सहकारी आंदोलन जो है, सहकारिता को बढ़ावा देने वाली कोई चीज है, वहां पर आप चैरिटी कर सकते हैं। कर्मचारी आ जाते हैं फिर उसके बाद में कि कोई कर्मचारी है उसने अच्छा काम किया है, सीईओ है उसने बहुत अच्छा काम किया, या फिर जैसे आप बैंक में जा रहे हैं क्लर्क बन के या मैनेजर बन के, तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको साल के एंड में जो है बोनस दिया जाएगा कि ये जो हमारा सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉय है इस साल का, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो हम इनको 1 महीने की तनख्वाह जो है बोनस देते हैं। 12 महीनों की तनख्वाह तो सब देते हैं, इसके अलावा हम इनको 1 महीने का बोनस देंगे। जो भी बाईलॉज में लिखा होगा वो भी इसके प्रॉफिट में से दिया जाएगा। अब जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी होती है, जो छोटे समय के लिए ऋण देती है, कभी 5,000, 10,000, 50,000 रुपए जो है 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने या 6 महीने के लिए देती है, तो उसको लाभांश को घोषित करने के लिए रजिस्ट्रार जो है वो गाइडलाइंस जारी करेगा, उसको जो है मानना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में सेक्शन 48 आ गया कि किस तरह से जो लाभ है उसको बांटा जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अब सोसाइटी के पास में फंड्स जो हैं वो बहुत इकट्ठा है। फंड्स जो हमने स्पेशल फंड बनाया या फिर जो है रिजर्व फंड बनाया या लॉस फंड बनाया, उसके अंदर पैसा अच्छा खासा हमारे पास में इकट्ठा हो गया है, तो वो क्या करेगी इस पैसे का, उसके लिए भी गाइडलाइंस है। आपके पास में रिजर्व फंड इकट्ठा हो गया, मान लीजिए 50 लाख या फिर 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, तो आप उसका क्या करेंगे, तो ये जो सोसाइटी है वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, सीसीबीज के अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकती है। अपेक्स सोसाइटी जो है या अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर किसी अन्य सहकारी सोसाइटी का शेयर, डिबेंचर या फिर प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज खरीद सकती है। और सरकार अगर अनुमति करती है तो किसी और जगह भी जाकर के अपने जो रिजर्व फंड है उनको इन्वेस्ट कर सकती है। उसके रिस्क के हिसाब से होगा कि आपको कितना रिस्क इसमें दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से सरकार जो है वो यहाँ पर दिशा निर्देश जारी करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक सेंसिटिव मामला है, क्योंकि इससे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जैसे आपने सर्स डेयरी का नाम सुना होगा, कितने फार्मर्स जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं, तो उसके अंदर कोई भी अगर घपला होता है या उसका फंड कहीं पे डूबता है, वो तो सीधा सीधा किसको इफेक्ट करता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। और इसीलिए सरकार इसको इतना सेफ मोड में लेकर के चलना चाहती है कि कोई भी फंड, कोई भी पैसा है वो यहाँ पर व्यर्थ ना हो जाए। भारतीय रिजर्व बैंक तथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जारी दिशा निर्देश जो हैं वो यहाँ पर लागू होंगे। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो भी गाइडलाइंस बैंक्स के लिए जारी की जाती है वो सारी की सारी यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जब इन्वेस्ट करती हैं तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट होगा।
जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो अपने धन को किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में निवेश या जमा कर सकती हैं, उनके पास में ये छूट है। बाकी जो सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या कर सकती है, सरकार अनुमति देती है तो भी दूसरे मोड में जा सकती है, अन्यथा या तो वो दूसरी सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करेगी या सीसीबी में करेगी या आप एक सोसाइटी में करेगी, इसके अलावा नहीं करेगी। लेकिन जो शॉर्ट टर्म लोन्स जो देती हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बाहर जाकर के किसी दूसरे बैंक में भी अपना पैसा रख सकती हैं या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी दे सकती हैं। इनको ये एग्जेम्पशन दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन सी सोसाइटी हैं जो बाहर जाकर के जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है इससे बाहर जाकर के अपने धन को निवेश कर सकती है, तो वो है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव बैंक क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग। अब सहकारी सोसाइटी जो है वो उधार लेने पर इनको कुछ प्रतिबंध करती है कि जो उधार ले रहे हैं उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि सहकारी समिति केवल निर्धारित शर्तों और बाईलॉज के अनुसार जमा और डिपॉजिट्स प्राप्त कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी सहकारी सोसाइटी है वो लोन लिए ही जा रही है बिना इस बात की परवाह किए कि इसको चुकाना कैसे है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल सोसाइटी है, इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, सीईओ होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ये लोग कहीं ऐसा ना करें कि लोन्स ले रहे हैं, उस लोन का जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद में जब सोसाइटी के ऊपर बहुत सारा ऋण चढ़ जाए तो जो बाकी जो सदस्य हैं उनकी शेयर की पूंजी में से या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसमें से रिकवरी हो, ऐसा होने से बचने के लिए 50 के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है बोरोइंग्स पे कि जो बाई लॉज के अनुसार ही आप जो है डिपॉजिट्स ले सकते हैं या फिर लोन ले सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके लिए क्या है कि ये फाइनेंशियल किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले सकती है। शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, शॉर्ट टर्म लोन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनके लिए गाइडलाइंस थोड़ी अलग हैं जो हर सेक्शन में नोट में मेंशन की हुई है कि ये किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले सकती है और राष्ट्रीय बैंक या किसी भी रीफाइनेंसिंग एजेंसी से रीफाइनेंस भी करवा सकती है, अपने किसी भी लोन को रीफाइनेंस करवा सकती है। जमा और ब्याज दरें जो है वो कौन देखेगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस होगी उसके हिसाब से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बनाई, शॉर्ट टर्म लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके बाद में आपने किसी को लोन दिया। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे मार्केट में चाइनीज़ ऐप्स आ गए हैं, या फिर चाइनीज़ भी नहीं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो आपको इंस्टेंट लोन देते हैं। पैन कार्ड लगाओ और पैन कार्ड लगाने के बाद में आपके कुछ मिनटों के अंदर आपके अकाउंट में 10,000 या 20,000 रुपये आ जाते हैं, और अगर आप उसको नहीं चुका पाते हैं तो पता चलता है कि आपने 10,000 रुपये लिए और अगले महीने जो है वो 10 के आपको 15,000 चुकाने पड़ रहे हैं, या फिर 4 महीने बाद में 10,000 के 80,000 बन गए हैं, 1 लाख बन गए हैं, ऐसा देखते हैं ना आजकल हम। तो वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं कर सकती, वो उसी दर पर ब्याज वसूल सकती है जो आरबीआई ने दिशा निर्देशित किया हो, मनमाना ब्याज नहीं वसूल सकती। नेक्स्ट है लेंडिंग रीति। अब हमने सोसाइटियों के ऊपर लोन लेने पे जो है गाइडलाइंस दे दी। अब ये जो लोन किसी वो लोन लेने के ऊपर थी जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोन लेती है, अब किसी मेंबर को या किसी अन्य सोसाइटी को लोन देती है तो उसके लिए जो पॉलिसीज है वो सेक्शन 51 में है कि सहकारी समिति केवल अपने सदस्यों को ऋण दे सकती हैं, जो इसके मेंबर्स हैं उन्हीं को ऋण दे सकती है। बाहर से कोई भी आदमी आकर के जो इसका मेंबर नहीं है अगर लोन लेना चाहे तो नहीं ले सकता। वही इंसान जिसने इसके अंदर शेयर खरीद रखे हैं, वो इंसान जो इसका मेंबरशिप है, पात्र है, वही लोन ले सकता है। पेक्स जो है या फिर प्राइमरी विलेज सर्विस सोसाइटी या फार्मर सर्विस सोसाइटी जो है, इसके द्वारा स्वीकृत कुल ऋण का कम से कम 1/3 और भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक द्वारा स्वीकृत कुल ऋण का 25% कमजोर वर्ग के सदस्यों को दिया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पेक्स है, क्या है, पेक्स है, और पेक्स या फिर विलेज सोसाइटी जो है, पेक्स है या फिर कोई विलेज सोसाइटी है, ये लोन देने का कारोबार करती हैं। तो क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ और हमने इसे बहुत बार पढ़ा है कि इनका काम होता है कि फाइनेंशियल वीकर सेक्शन है उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, तो इनके लिए यहाँ पर एक रिजर्वेशन जो है ये
गाइडलाइन लागू होती है कि कम से कम 1/3, कितना, 1/3 परसेंटेज में निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 33.33% जो है वो वीकर सेक्शन को लोन देना जरूरी है। अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ रुपया जो है वो किसी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पेक्स ने लोन दिया है, पूरे गांव में लोन बांटा है, तो उसमें से 33,33,333 रुपए कम से कम वीकर सेक्शन को देना जरूरी है। इससे ज़्यादा दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो आपको जो है देना ही पड़ेगा फाइनेंशियल वीकर सेक्शन को। अब मान लीजिए कोई सोसाइटी है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में एक सोसाइटी है, ये तो जब पेक्स देती है, पेक्स अपना पैसा देती है, तो उसके ऊपर कितनी लिमिट लागू होती है, 1/3 फॉर वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन। अब अगर किसी बैंक ने लोन लिया है, अब नेशनल बैंक से इन्होंने लोन लिया है और ये बोल करके लिया है कि हमें लोगों को लोन बांटना है, इसके लिए हमें पैसा चाहिए, और वो जो पैसा है हम क्या करेंगे, दूसरे हमारे मेंबर्स को लोन देंगे, और जब वो लोन वापस देंगे तो हम आपको चुकता कर देंगे। तो अगर किसी पेक्स ने नेशनल बैंक से लोन लिया है, नेशनल बैंक से, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मान लीजिए लोन्स उसको 100 रुपया मिला है, तो 25% वीकर सेक्शन को देना कंपलसरी है। वो जो आपने लोन लिया है उसका कम से कम अमाउंट, बाकी ये तो इसका पूरे साल में जो लोन दिया है उसके ऊपर है, लेकिन नेशनल बैंक से जो लोन लिया है, अगर आपने 100 रुपया लिया है तो 25% आप किसको देंगे, वीकर सेक्शन को देंगे, वीकर सेक्शन को देंगे। ये एक कंपल्शन है, कंपलसरी है इसके लिए। तो यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं कि जो प्राइमरी बैंक्स होते हैं या जो सरकारी सोसाइटियां या बैंक्स जो होती है वो कितना कुल ऋण का कितना वीकर सेक्शन के लिए खर्च करेगी, क्या दिशा निर्देश है, 1/3 यानी 33.33%। लेकिन अगर उन्होंने लैंड डेवलपमेंट बैंक या फाइनेंशियल बैंक से, भूमि विकास बैंक से या फिर नेशनल बैंक से इन्होंने लोन लिया है, तो ऐसे केस में जो लोन राशि मिली है उसका 25% वीकर सेक्शन को जाएगा। सरकार किसी भी समिति या क्लास ऑफ सोसाइटी को चल या अचल संपत्ति पर ऋण देने पर प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। सरकार किसी भी सोसाइटी या फिर सोसाइटी के वर्ग को, कि आज से दूध के ऊपर जितनी भी सोसाइटीज काम कर रही हैं या किसान की सेवाओं से रिलेटेड जितनी सोसाइटीज काम कर रही हैं, उनके ऊपर यह प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप आगे से इस सोसाइटी, इस वर्ग को जो है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लोन नहीं देंगे। ये जो सरकार है इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। सदस्य के जमा को सुरक्षा के रूप में रखकर ऋण दिया जा सकता है। अगर किसी सदस्य ने कोई पैसा जमा करवा रखा है, देखिए एसबीआई वगैरह इनके अंदर तो स्कीम चलती है कि अगर आपने एफडी करवा रखी है तो उसके अगेंस्ट आप जो है क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। वैसा ही है, जिन्होंने अगर डिपॉजिट रखा है तो डिपॉजिट को जो है आपने किसी भी तरह का कोई डिपॉजिट है तो उसको गारंटी के रूप में रख करके उनको लोन दे सकती हैं। फाइनेंशियल बैंक की ऋण नीति सरकार द्वारा अप्रूवित होगी, यानी फाइनेंशियल बैंक जो भी लेंडिंग पॉलिसी बनाएगी वो उसके ऊपर बाकी सारी सोसाइटीज को काम करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसको सरकार अप्रूव्ड कर रही है इस सेक्शन के अंडर कि ये जो भी नीति बनाएगी उसके हिसाब से काम करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों के लिए जारी करे, आरबीआई जो भी गाइडलाइंस जारी करेगी वो भी क्या होगी, यहाँ पर जारी मानी जाएगी। लेकिन जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने ऋण नीति यानी लेंडिंग पॉलिसी और इंडिविजुअल लोन नीति का निर्धारण खुद से कर सकती है। अगेन यहाँ पर हमारे पास में शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उसके लिए एक लॉ आया है कि ये अपनी नीति जो है खुद से तैयार कर सकती हैं। इसके लिए आप देखोगे कि बहुत बार जो है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी जो हैं इनके लिए इनको कुछ जो है ऑटोनॉमी दी गई है, कुछ इनको छूट दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास में, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन अदर ट्रांजैक्शन विथ नॉन मेंबर्स। अब ये जो लोन्स जो है वो मेंबर्स को ही दे सकती है और इसके अलावा सेक्शन 52 में बाकी सारे जो अन्य लेन देन है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर कोई सहकारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है तो वो जो है गैर उसके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन
नहीं कर सकती, रेस्ट्रिक्शन है, उसको उधार नहीं दे सकती है, उससे किसी भी प्रकार का लेन देन, उससे डिपॉजिट्स नहीं ले सकती है। ये यहाँ पर सेक्शन 52 में बात की गई है। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड, जो पीएफ है उसकी हमने पहले भी बात करी थी, लेकिन इसको इस धारा के अंदर सेक्शन 53 के अंदर जो है अच्छे से इसको किस तरह से सरकार मतलब सोसाइटी इसके पैसे का यूज़ करेगी, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है। एम्प्लॉयज़ अपना मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद में उनकी जो सैलरी होती है उसमें से ये पैसा काटा जाता है, और उस पैसे को काटने के बाद में जब वो रिटायर होते हैं, जब उनकी सेवानिवृत्ति होती है, तब ये पैसा उनको दिया जाता है, या फिर किसी सदस्य की अकस्मात मृत्यु हो जाए तो इस फंड से उनको सहायता दी जाती है। तो ऐसे में ये एक सेंसिटिव फंड है, और पीएफ जो है वो स्थापित की जाती है अपने सदस्य अपने कर्मचारियों के लिए। ये किसके लिए? कर्मचारियों के लिए, सदस्यों के लिए नहीं है। दूसरी, इसमें कंट्रीब्यूशन जमा किया जाएगा और ये बिजनेस के उपयोग में नहीं ली जाएगी। किसी भी तरह का बिजनेस सोसाइटी करती हो उसके अंदर पीएफ का पैसा जो है वो उपयोग में नहीं लिया जाएगा। अगर सोसाइटी को लॉस हुआ हो, फायदा हुआ हो, या फिर सोसाइटी को ट्रैक्टर खरीदना हो, जेसीबी खरीदनी हो, जमीन खरीदनी हो, तो वो अपने पैसों से खरीदे। कर्मचारियों का जो पीएफ का पैसा है उसको बिजनेस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको आप एक साइड में ही रखेंगे हमेशा। समिति की संपत्ति का हिस्सा नहीं होगी। अगर परिसमापन होता है या फिर सोसाइटी का विघटन हो जाता है कि सोसाइटी को बंद किया जा रहा है, या ऐसी कोई भी चीज़ बनती है, मान लीजिए कोई इनका कोई आपस में इनकी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है, तो इस पीएफ को जो है वो किसी भी तरीके से समिति की संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये कर्मचारियों का पैसा है और इसको पीएफ को एक अलग फंड के रूप में ही यहाँ पर माना जाएगा। न्यायालय द्वारा, प्राधिकरण द्वारा जब्त अटैचमेंट या प्रक्रिया के अधीन नहीं होगी। अगर कोई न्यायालय ऑर्डर देता है कि फलां फलां समिति जो है इसने यहाँ पर ये काम किया है और इसके कारण जो है इसकी संपत्ति को जो है जब्त कर लिया जाए, तो उसके अंदर भी पीएफ को जो है, पीएफ की जो कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है उसकी राशि को जब्त नहीं किया जा सकता। यानी ये एक तरीके से आप लोगों के लिए स्पेशली 53 सेक्शन बहुत काम का है। आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपका जो पीएफ का पैसा आप जो किसी सोसाइटी के अंदर, किसी बैंक के अंदर कटा रहे हैं, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर सोसाइटी का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर धारा 44A के तहत सरकार क्या कर सकती है? 44A क्या था कि व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना बिल्कुल नहीं, सहकारी समिति की शेयर पूंजी में सीधे योगदान करना हाँ, सहकारी समिति जो होगी उसकी शेयर पूंजी के अंदर जो है सरकार पैसा देती है और उसको डायरेक्टली जो है यहाँ पे शेयर खरीदे जा सकते हैं। 44(1)(b) के अनुसार अपेक्स सोसाइटी को धन किस उद्देश्य से दिया जाता है? ऑब्वियसली व्यक्तिगत ऋण के लिए नहीं दिया जाता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अन्य सहकारी समितियों में शेयर खरीदने के लिए इसको पैसा दिया जाता है। 44(1)(c) के तहत सरकार क्या कर सकती है? सहकारी समितियों को ऋण या अग्रिम देना बिल्कुल दे सकती है, और ये एक ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है 44D के अनुसार सरकार किसकी गारंटी दे सकती है? डिबेंचर और मूलधन और ब्याज की गारंटी दे सकती है, बाकी लागू नहीं होता। सरकार किसकी गारंटी? शेयर पूंजी और लाभांश की गारंटी दे सकती है। 41G के अनुसार सरकार सहकारी समिति को किस रूप में वित्तीय सहायता दे सकती है? सब्सिडी भी दे सकती है, ऋण भी दे सकती है, अग्रिम भी दे सकती है, उपरोक्त सभी भी दे सकती है। ये आपने पढ़ा है, तो जैसे आप 44 का नाम आएगा आप समझ जाओगे इस चीज़ में, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं आएगा। आपको ABCDEFG याद करने की जरूरत नहीं है, सरफेशियल लेवल पे आएगा, तो जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 45(1) के अनुसार अपेक्स सोसाइटी को कौन सा फंड, अपेक्स है सबसे शीर्ष है तो वो कौन सा करेगी? प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड। सबसे बड़ा कौन होता है? प्रिंसिपल, मुख्य, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड जो है वो बनाया जाएगा। केंद्रीय समिति को कौन सा फंड स्थापित कर सकती है? सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड, ये हमने अभी पढ़ा है। 46 के अनुसार यदि स्टेट पार्टनरशिप फंड से शेयर खरीदी गई, समिति का परिसमापन होता है, तो सरकार को क्या अधिकार होगा? प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड, यानी जो अपेक्स सोसाइटी बनाते हैं, तो अपेक्स सोसाइटी से नुकसान की भरपाई की मांग का हक सरकार को नहीं होता है, क्योंकि ये गुड फेथ में मानी जाती है, तो ये नहीं होगा।
परिसमापन की प्रक्रिया में प्राप्त राशि, हाँ परिसमापन की प्रक्रिया के अंदर जो भी राशि मिली है वो राज्य सरकार के पास जाएगी प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड की, तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है धारा 47 के अनुसार सहकारी समिति के किस धन को सदस्यों के बीच वितरित नहीं किया जा सकता। शुद्ध लाभ को किया जा सकता है, रिजर्व फंड को नहीं किया जा सकता। शुद्ध लाभ जो है किस धन को सदस्यों के बीच वितरित नहीं किया जा सकता, तो बोनस या लाभांश, उपरोक्त सभी। सदस्यों के बीच में वितरित किसको नहीं किया जा सकता, किस धन को सदस्यों के बीच वितरित नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर रिजर्व फंड आएगा। रिजर्व फंड को नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ठीक है। शुद्ध लाभ को जो है बिल्कुल कर सकते हैं, बोनस या लाभांश को भी कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व फंड को वितरित नहीं किया जा सकता। 47A के अनुसार प्राथमिक कृषि ऋण समिति को किसका पालन करना होगा, तो ये जो भी एग्रीकल्चरल प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है, बाइलॉज का पालन करना होगा, प्रूडेंशियल नॉर्म्स का बिल्कुल इनको पालन करना होगा। धारा 41A के अनुसार सहकारी समिति को अपने शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत रिजर्व फंड में, 25%, जस्ट हमने अभी पढ़ा है 25% रिजर्व फंड में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट है धारा 48C के अनुसार सहकारी समिति अपने शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत तक दान दे सकती है, 10% देना ही होगा। 10 या 10 से ज़्यादा दे सकती है, लेकिन कम से कम 10% देना ही होगा, ये कंपल्शन है, इनके ऊपर कंपल्सरी है ये। धारा 49 के अनुसार सहकारी समिति अपने धन का निवेश कहाँ कर सकती है, सहकारी समिति सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, अपेक्स में या अन्य सहकारी समिति सब में कर सकती है, सब जगह जाकर के वो कर सकती है, क्योंकि ये सहकारी समितियां ही हैं। 52 के अनुसार अल्पकालीन सहकारी ऋण सृजन समिति को किससे लोन ले सकती है, यहाँ पर क्योंकि शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आती है तो किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से ले सकती है, लेकिन अगर सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती तो वो कहाँ से ले सकती थी, दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले सकती थी, अपेक्स बैंक से ले सकती थी, या फिर सरकार की अनुमति से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा सकती थी। 51(2) के अनुसार प्राथमिक ग्राम सेवा समिति द्वारा स्वीकृत कुल कितना प्रतिशत कमजोर वर्ग के सेक्शन को दिया जाना चाहिए, तो द्वारा स्वीकृत कुल ऋण का प्राथमिक ग्राम सेवा समिति द्वारा स्वीकृत, यहाँ पर जो पेक्स जो लोन दे रही है उसका कितना होना चाहिए, 33.33%, यहाँ पर कितना होना चाहिए, हमने अभी अभी पढ़ा था 1/3 भाग होना चाहिए। लेकिन अगर उसने फाइनेंशियल बैंक से लोन लिया है तो उस केस में कितना होना चाहिए, उस केस में 1/4 ऑफ लोन अमाउंट। अगर सोसाइटी अपनी तरीके से दे रही है, हाँ अपने पैसे से दे रही है, तो अपने पैसे से देने पर वो दे सकती है, 1/3 कंपल्सन है, और अगर उसने लोन लिया है तो लोन का 1/4% होगा। धारा 52 के अनुसार सहकारी समिति का गैर सदस्यों के साथ लेन देन किसके अधीन होगा, गैर सदस्यों के साथ लेन देन जो होगा वो बाइलॉज, सरकारी दिशा निर्देश या निर्धारित प्रतिबंधन, जो प्रतिबंध लगाया है उसके हिसाब से होगा। धारा 53(2) के अनुसार पीएफ का उपयोग कहाँ पर नहीं किया जा सकता, समिति के व्यवसाय में, कर्मचारियों के बोनस में, सदस्यों को ऋण देने में, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका यह भी गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, ए नहीं है यहाँ पर। समिति के व्यवसाय में भी नहीं किया जा सकता, कर्मचारियों को बोनस देने में भी पीएफ का जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और सदस्यों को ऋण देने में भी नहीं किया जा सकता, तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, सभी होना चाहिए। यहाँ पर इन सभी में जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पीएफ जो है उससे ना तो आप बिजनेस कर सकते हैं, ना कर्मचारियों को बोनस दे सकते हैं। बोनस किससे देंगे आप, आपको जो लाभ होगा उससे आप बोनस देंगे। ऋण तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते, क्योंकि वो पीएफ का पैसा है, तो पीएफ का पैसा सदस्य चाहे तब अपना विड्रॉ कर सकता है, या उसकी सेवानिवृत्ति पे उसे मिल जाएगा, या फिर वो किसी तरह से त्याग पत्र देता है, या फिर डेथ के केस में उसको पीएफ का पैसा मिल जाएगा। तो चलिए ये आज की क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप रेगुलर रहिए। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिए कि आप ये जो क्लास हैं, अगर आपको थोड़ा स्पीड कम लग रही है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। यूट्यूब में आपके पास में इसके लिए ऑप्शन रहता है, लेकिन ये सारी क्लासेस जो इन डेप्थ ली जा रही है उनको आप ज़रूर अटेंड करें, ताकि आप जो हैं 20 से 22 घंटे में इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। आपको दोबारा मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्पेशली
जो लोग मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और क्लर्क की कर रहे हैं उसके लिए भी 10 मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जब आप कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ के अंदर जिसकी नौकरी लगती है और जिसकी नहीं लगती है उसमें बहुत फ़र्क नहीं होता है। ये वो लोग जो इसको लाइटली ले रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे कि चलो हम मैथ्स में या फिर हम जो है रीजनिंग के बल पर जो है हम इतना कट ऑफ निकाल लेंगे, मेरे को इतने इतने मार्क्स आने चाहिए, उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि वो इसको पूरा पूरा ध्यान दे करके अच्छे से पढ़े। अगर आपका स्कोर आप उन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे अच्छा लेके आ जाते हैं तो इससे आप और आगे बढ़ पाएंगे। और वो लोग जिन्होंने दोनों फॉर्म्स भरे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा मैनेजर के हिसाब से सोचिए, आपकी मैनेजर बनेंगे तो आपकी तनख्वाह अच्छी होगी, आपको और अधिक जो है पैसा मिलेगा और सुविधाएं मिलेगी। तो बहुत ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फॉर्म दोनों डाल देते हैं लेकिन फिर वो मन के अंदर सोच लेते हैं कि मुझे तो क्लर्क की तैयारी करनी है, मैनेजर का फॉर्म तो मैंने ऐसे ही भर दिया। तो आप इसको बिल्कुल ऐसा मत कीजिए क्योंकि ऐसा सोचने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो जो ऐसा नहीं सोचेगा वो उस दौड़ में आगे पहुंच जाएगा। और यहाँ पर आप जो ये तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली 40 में से 40 मार्क्स जो है वो आपके पक्के होने वाले हैं। तो कल हम दोबारा से इस क्लास के लिए मिलेंगे, आप साथ में नोट्स बनाते रहिए। हम जब इंडेक्सिंग पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इतनी लंबी लंबी हम जो क्लास ले रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।